मैं पूर्व सैनिक हवलदार हंसराज ठारा डोगरा। मैं अपनी सेना के अद्भुत कार्यों के बहुत से एपिसोड पहले दे चुका हूं। मुझे कुछ नागरिक बता रहे हैं कि आप एक एपिसोड उन जवानों के बारे में जो कि आजकल वीर आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। मैंने नागरिकों को बताया कि ये एपिसोड मैं बाद में दूंगा। अभी तक मेरे सेना के अद्भुत कार्यों के दूसरे एपिसोड चल रहे हैं। अग्निवीर योजना कहां तक कामयाब है और इसके क्या देश को लाभ है, सेना को क्या लाभ है और आने वाली पीढ़ियों को इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसके बारे में आप एपिसोड दो। मैंने कहा कि अग्निवीर योजना सेना के लिए भी लाभकारी है और देश के लिए भी लाभकारी है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो एक एपिसोड सुधीर चौधरी जो कि डीएनए रिपोर्ट देते हैं आज तक चैनल में, उन्होंने जब शुरू में अग्निवीर योजना 2022 मार्च अप्रैल में सरकार ने लॉन्च की तो उनका डीएनए मैंने सुना। तो उन्होंने डीएनए में बताया कि अग्निवीर योजना में अभी आने से हमारी सेना लगभग 15 साल यंग हो जाएगी, यानी 15 साल जवान हो जाएगी। मैं उनकी और उन्होंने जो है अग्निवीर सैनिकों के जो पे और अलाउंसेस और उनको कितना पैसा मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें दूसरी सर्विस के लिए जगह भी बताई। यानी उन्होंने एक मीडिया रिपोर्टर के तौर पर सरकार की बहुत ही ज़्यादा सराहना की और सेना के लिए भी इसे लाभकारी बताया। लेकिन मेरे लिए तो एक ये कॉमेडी की बात लगी। कॉमेडी की बात इसलिए लगी, मेरे को हंसी लगी कि आज सुधीर चौधरी ये नहीं जानते हैं कि इससे पहले भी एक अग्निवीर योजना भारत सरकार लॉन्च कर चुकी है। ये अग्निवीर योजना तो नंबर 2 अग्निवीर योजना है। नंबर 1 अग्निवीर योजना सन 1998 में जब मैं सेवा में रजौरी सेक्टर में तैनात था और आतंकवादियों का सफाया करने का कार्य कर रहा था, तो उस समय भी एक अग्निवीर योजना सरकार ने लॉन्च की। तो पहले तो मैं नंबर 1 अग्निवीर योजना जो कि सन 1998 में लॉन्च हुई, उसका क्या उद्देश्य था और वो किस प्रकार की योजना थी, उसकी सेना को क्या लाभ हुए, देश को क्या लाभ हुए और किसको क्या हानि हुई, ये मैं आपको आज पहले अग्निवीर नंबर 1 योजना के बारे में बताऊंगा। उसके बाद अग्निवीर नंबर 2 योजना जो 2022 में लॉन्च हुई। तो सुनिए, नंबर 1 अग्निवीर योजना। नंबर 1 अग्निवीर योजना सन 1998, जब सन 1996 का पे कमीशन 5 अक्टूबर सन 1998 को उसका क्लियर हुआ, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अग्निवीर नंबर 1 योजना को लॉन्च किया। वो योजना भी एक सिपाही से लेकर सूबेदार रैंक तक के लिए थी। जो सिपाही या सूबेदार 1 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट पर होने वाला था, उसके लिए 2 साल सर्विस बढ़ाने की जो है योजना जो है सरकार ने लॉन्च की। तो मुझे हंसी लगी सुधीर चौधरी जी की कि अभी सरकार सेना को जवान कर रही है, लेकिन उस समय सेना को जो है सरकार ने बूढ़ा किया। अभी सरकार ने बूढ़ा क्यों किया और अभी जवान क्यों कर रही है? तो इसका एक ही उद्देश्य था सरकार का, जो उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं कि सैनिकों की संख्या भी कम ना हो और सैनिकों को सैलरी भी ना देना पड़े, कम देनी पड़ी और सरकार के खजाने में पैसा बच जाए और सैनिक भी हमारी सेना में कहीं भी संख्या में कम ना आए। तो इस प्रकार से 2 साल जब सर्विस बढ़ाई गई सन 98 में, तो एक सूबेदार अगर 1 महीना भी 28 साल के बाद सर्विस करता है, वो 30 साल के लिए उनकी बढ़ाई गई, तो 1 महीने की जो है सरकार को जो है ना उसको पेंशन देनी पड़ेगी, ना उसको एजीआई का, ना उसको ग्रेजुएटी, ना उसको कंप्यूट, इनके पैसे का ब्याज नहीं मिलता है, वो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, पेंशन भी नहीं देना पड़ेगी, एक सूबेदार नहीं बनाना पड़ेगा, नायब सूबेदार नहीं बनाना पड़ेगा, हौलदार नहीं बनाना पड़ेगा, नायक नहीं बनाना पड़ेगा और इस प्रकार से सिपाही
और एक रिक्रूट भी भर्ती नहीं करना पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ा खर्चा था, जिस खर्चे को बचाने के लिए सरकार ने जो है अग्निवीर नंबर 1 योजना 1998 में लॉन्च की। तो इस खर्चे से बचने के लिए ही सरकार की जो योजना थी, और अभी की जो योजना है इसके बारे में तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन पहले नंबर 1 की योजना की बात सुन लो। हमारी यूनिट जब जोरी में थी तो ये जो है योजना लॉन्च हुई, तो सीओ साहब ने दरबार दिया। कर्नल आरपीएस मान प्योर पंजाबी बोलते थे वो, तो उन्होंने क्या बोला अभी जो है 2-2 साल सर्विस सभी करने का करेंगे, नॉन कमिश्नर अफसर से लेकर जेसीओ तक। अभी नॉन कमिश्नर अफसर कौन होते हैं सेना में, आप नहीं जानते हैं। सेना में 3 अफसर होते हैं, नॉन कमिश्नर अफसर और जूनियर कमिश्नर अफसर और सीनियर कमिश्नर अफसर, जो कि एनडीए से भर्ती होकर आते हैं वो सीनियर कमिश्नर अफसर होते हैं, और जो सूबेदार होते हैं वो जूनियर कमिश्नर अफसर, और एक नायक और हौलदार 2 रैंक है, उनको नॉन कमिश्नर अफसर एनसीओ कहा जाता है उन्हें, जिसका फुल फॉर्म बनता है नॉन कमीशन अफसर। तो नॉन कमीशन अफसर ने पूरे 99% ना 100% नॉन कमीशन अफसर ने तो वॉलंटियर पेंशन डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दे दी, जिनकी 15 साल सर्विस हो चुकी थी। उनका रोष था कि हमारों को पे कमीशन का बेनिफिट ठीक नहीं मिला और हम एक दिन भी सर्विस नहीं करेंगे। तो सीओ साहब बहुत गुस्से में हुआ, प्योर पंजाबी से बोल रहे थे वो, जैसे गांव में बोलते हैं कि वो बड़ी कलामें निकालते हैं एक दूसरे को पंजाबी, उस प्रकार से हमको सुनने में मिला। और बहुत कॉमेडी के तौर पर वो दरबार हुआ। तो उस दरबार में तो हंसी लगी, और सीओ साहब ने बोला कि मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पूरा पलंदा भेज दूंगा एप्लीकेशनों का, और जो आर्मी हेडक्वार्टर करेगा, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जो जवाब देगी उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। तो यह नॉन कमीशन अफसर की जो सभी 100% नॉन कमीशन अफसरों ने पेंशन की एप्लीकेशन दे दी। तो 1 महीने के अंदर अंदर ही जवाब आ गया कि आने वाले समय में अगले हुक्म तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जो कलर सर्विस पूरी कर रहा है, जिसकी 24 साल सर्विस हो रही है, जिसकी 26 हो रही है, जिसकी 28 हो रही है, उसी को ही पेंशन मिलेगी। इस प्रकार से जो है अगले हुक्म तक वॉलंटियर पेंशन बंद कर दी गई। फिर कब खुली, कहाँ खुली, इसके बारे में मुझे विचार नहीं है कि कितने टाइम के बाद खुली है, लेकिन सरकार को पेंशन बंद करनी पड़ी। और ये तीनों सेनाओं में ये काम हुआ। एयरफोर्स वालों ने तो गलत डिसिप्लिनरी एक्शन में भी कुछ कार्रवाइयां कर दी, जैसे सिविल में हड़ताल टाइप करते हैं। तो हमारे गांव के एयरफोर्स के लड़के बोल रहे थे कि उनको तो पेंशन ही रद्द कर दी गई थी, यानी कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयां भी हुई एयरफोर्स में। तो इन तीनों सेनाओं में ऐसा होने के बाद होते होते लगभग 15 साल के बाद ये पेंशन नंबर 1 जो अग्निवीर योजना वो पूरी हो गई। धीरे धीरे हर जवान जो हर एनसीओ नॉन कमीशन अफसर 2 साल नौकरी बढ़ाने लग पड़ा, क्योंकि उसको आगे अपना प्रमोशन नजर आने लगा। जो बढ़ा लेता था उसको प्रमोशन मिल जाता था। तो इस प्रमोशन की लालच में धीरे धीरे लगभग 2020 तक के योजना जो है पूरी हो गई। अभी योजना पूरी होने पर खर्चा बराबर हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। तो सरकार ने सोचा अभी दूसरी अग्निवीर योजना लॉन्च कर दे। तो 2022 में जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है दूसरी अग्निवीर योजना 4 साल नौकरी वाली लॉन्च कर दी। तो इस योजना को लॉन्च करने से तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि दुनिया ने बहुत तोड़ फोड़ की, सरकारी संपत्ति की, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और जो है ये अग्निवीर योजना के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, पहली अग्निवीर योजना के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली अग्निवीर योजना की जब ये लॉन्च हुई और धीरे धीरे पूरी हुई, एकदम पूरी नहीं हुई, लगभग 15-20 साल उसको पूरी होने के लिए लग गए। लेकिन जिन जवानों को जो है रोजगार मिलना था सेना में, वो 2 साल के लिए टल गया। जिस जवान की आयु 20 साल हो चुकी थी वो ओवरेज हो गया, और वो जो है सेना में जाने के लायक नहीं रहा ओवरेज होने की वजह से। तो काफी जवानों को जो सेना में रोजगार मिलना था, वो रोजगार तो वो उनको नहीं मिल पाया। वो जो है सेना के रोजगार से वंचित रहे। जो फिट फार जवान थे सिविल में, जो जवान फिट थे भर्ती होने के लिए, वो उनका जो है 2 साल तक 20 साल के दौरान कुछ ना कुछ रोजगार में उनको सेना की कमी आई। क्योंकि फिर हर जवान ने जो है धीरे धीरे हर नॉन कमिश्नर अफसर ने और जेसीओ ने जब अपनी सर्विस बढ़ाने शुरू कर दी, तो जब सर्विस बढ़ाना शुरू तो भर्ती कम हुई, रूट कम हुए, ट्रेनिंग का खर्चा गवर्नमेंट को कम पड़ा, लेकिन सिविल में जो है कुछ रोजगार की संख्या कम पड़ गई। सेना में रोजगार जवानों को कम हो गया,
ये तो हुई आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ी हानि, लेकिन देश के लिए फायदा हुआ। सरकार के पास बजट बच गया, धीरे जो पेंशन देनी थी, जो उस पर खर्चा आना था रिक्रूट के ऊपर, सभी रैंकों को तनख्वाह देनी थी, वो सारा खर्चा जो है काफी ज्यादा खर्चा बच गया। और उसके जरिए ये सरकार को जो अपनी जो है देश के लिए विकास कार्यों के लिए अच्छा पैसा मिला। सरकार का तो यही है कि देश के लिए अच्छा पैसा क्या जुटाया जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। और तजुर्बेकार सैनिक तो सेना में रहे, इसमें सेना को फायदा हुआ और इंडिविजुअल को यह फायदा हुआ जिसने 20 साल की 2 साल ज्यादा सर्विस की, उसको 2 एग्रीमेंटों की मिली एक्स्ट्रा, और उसको जो पेंशन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार को यह चीज जो दूसरे को देनी पड़नी थी अगर वो नहीं बढ़ाता तो सरकार को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इंडिविजुअल को फायदा हुआ, उसको जो पेंशन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। अभी यह नंबर 2 अग्निवीर योजना जो कि भाजपा सरकार ने लॉन्च की, पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च की, ये भी भाजपा सरकार ने लॉन्च की 2022 में, श्री मोदी जी ने लॉन्च की। अच्छी योजना है ये भी, मैं बुरा नहीं बोलूंगा इसको कि ये जो बहुत बेरोजगारी वाली योजना है, लेकिन इसमें जो हानि है मैं जरूर बताऊंगा। इसमें 25% जवान ही तजर्बेकार जवान होंगे सेना में, तो तजर्बा हासिल करने के लिए टाइम लगता है। मैंने जो 24 साल सर्विस किया, तो मैंने सेना के लिए सबसे अद्भुत कार्य तो 20 साल की सर्विस के बाद किए है। इससे पहले तो मैं शांति काल के वो चिमटे बजाता रहा, पूरे चिमटे बजाए मैंने, गुड शूटिंग में रेंजों के ऊपर फर्स्ट प्राइज लेता रहा, प्रमोशन लेता रहा, लेकिन असली काम तो लगभग 20 साल के बाद किया मैंने, 4 साल में। तो तजुर्बा हासिल किया था तभी किए है वो काम। तभी बीएम साहब के फोन आए मेरी पोस्ट के ऊपर, जब मैं आतंकवादियों को रात को मार गिराया और रडार पे फोटोग्राफी हुई, फोटोग्राफी जो है हवलदार जवाहरलाल ने सुनी। तो ये सारे कार्य जो मैंने किए, जो भी किए, मेरा आत्म शक्ति से 2 जवानों को शहीद होने से बचाया, और ये सब काम जो है मेरे बड़े अद्भुत काम जो है, जो 20 साल सर्विस के बाद मैं कर पाया हूँ। इससे पहले तो मैंने भी डंडा बजाया है, जहाँ कैरेट वाले बचाते हैं। देश के लिए कोई खास अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ एक 1991 में जो है आतंकवादियों का मैंने जो जफरखानी का युद्ध लड़ा था, वो कैंप था, 250 आतंकवादी था वहां पर, तो मेरा कंपनी कमांडर मेरे साथ शहीद हुआ। इंडियन आर्मी का पहला अफसर जो है इस आतंकवाद में कश्मीर के 8 अगस्त 1991 को शहीद हुआ। मैं इसका जो है एपिसोड देना है लेकिन बाद में दूंगा। लेकिन अभी जो मैं अग्निवीर योजना 2 के बारे में बात करता हूँ, अग्निवीर योजना 2 के क्या फायदे क्या नुकसान देश के लिए हुए, सेना के लिए इसके लिए क्या फायदे हैं। सेना के लिए ये फायदा जरूर है कि यंग जवान होंगे, लेकिन यंग जवान तजुर्बेकार नहीं होंगे, ये हानि है। तजुर्बा हासिल करने के लिए जब मैं सेना में भर्ती होकर ड्यूटी करके गया था, तो 5 साल तक तो पुराने सोल्जर जो 10 साल सर्विस वाले थे, 8 साल वाले थे, वो मेरे को रूट बोलते रहे। 5 साल तक उन्होंने मेरे को रूट ही बोला। 5 साल के बाद सिपाही बनता है, अब तक तो तुम रूट है, तुम अपने आप को सिपाही मत समझो। तो ये जो तमाशा है, फिर ऐसा लग रहा है कि 4 साल बड़ा कहाँ सिपाही बन पाएगा, जबकि 5 साल एक्टिव सर्विस करने के बाद मेरे को सिपाही बोलेंगे, जबकि दूसरे रूट आ गए उस टाइम तक। तो ये 4 साल वाला ड्रामा चलो ठीक है, आगे आ जाएगा सेट। यंग लड़के होंगे, तजुर्बेकार बंदे कम हो गए, तजुर्बेकार बंदे बिजी हो जाएंगे, ज्यादा भर्ती जाएगी ट्रेनिंग सेंटरों में, उनको जो ट्रेनिंग देनी है बार बार, ट्रेनिंग देनी है बार बार। तो तजुर्बेकार आदमी जो जवान सैनिक जो है कुछ जो सेंटरों में बिजी हो जाएंगे, कुछ भर्ती करने में बिजी रहेंगे, बार बार भर्तियां करनी पड़ेगी। तो इसकी कुछ हानियां हैं, लेकिन यंग फौज जरूर मिलेगी और देश के जवानों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 4 साल के बाद आ जाएगा तो दूसरे को मौका मिलेगा। आज हिंदुस्तान में यंग जवान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गरीबी से गुजर रहा है। तो हर जवान जाने के लिए, सेना के लिए बहुत ज्यादा जवान तैयार है। तो बार बार 4-4 साल के बाद जब जवान जाएंगे तो बहुत ज्यादा गरीब परिवारों को जो है इसमें रोजगार पाने का मौका मिलेगा। ये जो है देश के लिए फायदा है, जनता के लिए फायदा है, और सरकार के लिए फायदा है। पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ 25% सेना को पेंशन देनी पड़ेगी, 75% सेना जो है बिना पेंशन से रिटायर होगी। पूरा खजाना सरकार के पास बच जाएगा। अब पूरा खजाना जब सरकार के पास होगा तो वो जो है अपना जो अब देश विकास कार्य में, सड़कों पर, पुलों के ऊपर और कुछ दूसरी जगह पैसा खर्च करने के लिए जो है अच्छा काम कर पाएगी सरकार। तो ये है इसके लाभ और हानि।
इन दोनों अग्निवीर योजनाओं के लाभ और हानि ये हैं जो आपने सुन लिए। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक, आजकल मैं अपने धर्मगुरु, हरिद्वार के धर्मगुरु बोल रहे हैं कि शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ कर उसको जला देंगे। उसने जो है हमारे भगवान राम के ऊपर जो है बेशर्म गाना बनाया है। तो ये बुरी बात है। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले शाहरुख खान का जो है टीवी में और मोबाइल में अपना जो है उसने जो बयानबाजी दी, उसकी बयानबाजी टाई बूट लगाकर जो है और टोपू लगाकर बहुत ज्यादा स्टाइलिश से वो अपनी बयानबाजी दे रहा था। तो उसकी बयानबाजी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो ठीक बोल रहा है संत की चमड़ी देर को उसको जला दिया जाएगा और तीनों को जला दिया जाएगा। वो कह रहा है संत अमीर खान को जला दिया जाएगा, सलमान खान को भी जला दिया जाएगा। ये सभी हिंदू हमारे धर्म की जो है इंसल्ट करते हैं, हमारे भगवान राम को जो है इन्होंने दबा लगाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज सरकार को चाहिए और इस धर्म गुरुओं को भी चाहिए कि वो उसकी असलियत पूछे कि ये जो आपने भगवान राम के ऊपर बेशर्म गाना बनाया है, ये जो आपने जानबूझकर किया है या अनजाने में हुआ आपसे। और उसका जब पूरी रिपोर्ट आ जाती है तो पूरी रिपोर्ट आने के बाद उनको बोलो कि ये जो है भगवान राम की जगह काला रंग जो है इसके ऊपर कर दो, काला रंग होगा। जो लड़की है पद्मा कौन कौन है वो उसका काला रंग की बिगड़ी बनाओ, उसको काला रंग कर दो। और जो है उसने जो है काली जैकेट पहनी है शाहरुख खान ने, उसको लाल बनाओ चाइना वाली, उसको चाइनी बना दो और लड़की को पाकिस्तानी बना दो और फिर फिल्म चलने दो हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी फिल्म चलेगी, सभी देखेंगे कि चाइना जो है अभी जो है हिंदुस्तान को कर्जे में चकड़ रहा है। तो रंगों के ऊपर रंग, दोनों रंग इशू करो, सरकार भी इशू करे और जो है धर्मगुरु भी इसमें सहयोग दो और मेरा सहयोग दो और सभी जो मेरे जो आगे जो इस एपिसोड को दो। अगर मीडिया सुनती है तो बताओ कि ये जो है भगवे रंग की जगह जो है काला रंग बनाओ। और जो है काला रंग की जैकेट पहनी है उसने शाहरुख खान है, उसकी जैकेट को जो लाल कर दो। लाल रंग जो है चाइना के झंडे का है और काला जो है पाकिस्तानियों का है। तो जरूरी है पाकिस्तान चाइना और मुस्लिम जो आपस में जो है फिल्म करते रहे, हम देख लेंगे। वैसे भी जो है आजकल पाकिस्तान बहुत कर्जा ले रहा है चाइना से, तो चाइना का कर्जा भरने के लिए अभी फिल्म के अनुसार भरा जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हमारे हिंदुस्तान को और धर्म गुरुओं को ये रंग जो है बदली करना चाहिए और इसके ऊपर दूसरी को झगड़ाबाजी का बयान अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए बयान। और इस प्रकार से जो है एक काम अच्छा हो जाएगा अगर ये रंग बदली कर दी जाएंगे और फिल्म चलने शुरू हो जाएगी तो बहुत ज्यादा कमाई होगी हिंदुस्तान में, सरकार को बहुत टैक्स मिलेगा। जब काला रंग होगा बेशर्म रंग और लाल रंग हो जाएगा अच्छा रंग, तो ये सब ठीक हो जाएगा। काला रंग बेशर्म रंग ठीक नजर आएगा और लाल रंग जो है चांदी रंग होगा, तो इसमें जो फिल्म का भी अच्छा आधार बन जाएगा। और रंगों को बदली करा दो, एक किसी की चमड़ी चुमड़ी उधेड़नी किस लिए है, ये अच्छा बात है। अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं पूरा विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखना है। ये भी मेरा एक छोटा सा एपिसोड है कि ये पूरा विश्व एक कुटुंब के रूप में कैसे बन सकता है। ये एपिसोड तो बहुत बारीकी कार है कि जब हमारी सौर मंडल का जन्म हुआ तो सौर मंडल का जन्म बिग बैंग विस्फोट से हुआ है। और बिग बैंग विस्फोट विधि के विधान ने लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले उसका बटन बनाकर रख दिया था और समय आने पर उसको बटन को जब दबाया, जो हमारा पहले का सौर मंडल था उसकी जब आयु पूरी हो गई तो उसका बटन जो है विधि के विधान ने जब दबाया तो जो है वो जो है सारा गुरुत्वाकर्षण सिस्टम खत्म हो गया और वो सूर्य के केंद्र में चला जाता है, 9 ग्रह चिपक जाते हैं और अंतिम संस्कार और पिंडदान करने के बाद विधि का विधान दोबारा बिग बैंग विस्फोट द्वारा इस सौर मंडल का जन्म करता है, जो उसको जन्म देता है। तो ये जो पृथ्वी हमारी जो है इसी सौर मंडल का एक ग्रह है, इसको एक कुटुंब के रूप में हमने जब बनाना है अभी आज के हालात में, जबकि युद्ध चल रहे हैं यूक्रेन रसिया के और पूरे देशों में जो है चाइना भी बहुत सारे समुद्री जहाज बना रहा है, तो ये कैसे बन सकता है, ये कुटुंब कैसे बन सकता है। तो इस कुटुंब में जो है बहुत ज्यादा दादागिरी है नेताओं की, नेताओं की इतनी ज्यादा दादागिरी है कि ये कुटुंब बनना नामुमकिन है। आज का राम, आज का राम कुटुंब नहीं बना सकता है पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को आज का राम जो है कुटुंब नहीं बना सकता है। लेकिन अगर सीता सीता को चमत्कार दिखाए तो जरूर कुटुंब बन जाएगा। सीता जी ने जो है क्या किया था, सीता जी ने ऋषि के साथ झुंगी में बैठकर 2 ऐसे वीरों योद्धाओं को तैयार किया
ऐसा उनको शिक्षाएं दी कि वो योद्धा जो है राम भी उनके आगे पीछे गूंगा पड़ गया। हनुमान तो रस्सी पे बंध गए, लेकिन राम भी गूंगा पड़ गए। तो आज के राम जो है और वो सदियों के राम भी नहीं कर पाए सीता का मुकाबला। तो इससे सही है कि सीता ही है जो इस पूरे विश्व को कुटुंब बना सकती हैं। ए राम 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 राम, मरा मरा मरा, ये दो शब्द आ जाते हैं इसमें। मां कर राम मारा, मरा कर रा कर मां राम, तो मारा राम मरा राम, मरा राम मरा राम जो है नहीं कुटुंब बना सकता है। सीता 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 माता, सीता माता, सीता तीसरा सीता शांति की जो प्रतीक है, वो ही इसको जो कुटुंब बना सकती है। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीता माता को इस प्रकार से एक प्रचंड दिव्य शक्ति तैयार करनी चाहिए जिसके जरिए कि ये पूरे विश्व के नेता अंधे हो जाए, ये पुरुष नेता पूरे अंधे हो जाए, और जो है महिला नेता नहीं अंधे होने चाहिए। और आज के बाद जो है सीता मैया, भाई गुरु मैया, अपने अल्लाह मैया, अपनी ईसाक्षी मैया, यानी ये सभी धर्मों की जो माताएं हैं ना, ये माताओं को चाहिए कि इन सभी नेताओं को, पुरुष नेताओं को अंधा कर दे, और अंधा करके उनको घर में बिठा दे। और जो अपनी जो है महिला नेता हैं उनको नहीं अंधा करे, और उनको जिम्मेदारी दे कि या पूरे विश्व में कुटुंब के तौर पर एक सरकार बनाए। सिर्फ एक सरकार, दो सरकारें नहीं, एक ही सरकार होनी चाहिए, और दो सरकारें नहीं चाहिए, कोई देश नहीं चाहिए, ये पूरा विश्व कुटुंब चाहिए। और कुटुंब चाहिए तो सीता माता ही बना सकती है। इनको अंधा करके बिठा दे, ये तो अभिमान से भरे हुए हैं, इन्होंने तो युद्धों के सिवा दूसरा को काम नहीं करना है। तो ये पुरुष जाति जो है सिर्फ युद्ध का ही ड्रामा करती है, और घमंड का इनके भी कूट कूट के भरा हुआ है। घमंड से ये रावण बन जाते हैं, और रावण से जो है फिर राम से मरते हैं। ऐसे ये ड्रामाबाजी है राम रावण की। ये पुरुषों के बीच तो राम रावण की ड्रामाबाजी है, लेकिन महिलाओं के बीच राम रावण की ड्रामाबाजी नहीं है। तो इसलिए जो है अभी सीता माता को ऐसा चमत्कार करना चाहिए कि जो है इन सभी पुरुषों को जो है कि महाकालिका पर रूप से ऐसी शक्ति छोड़े कि इनको सभी को जो अंधा कर दे, सभी नेताओं को, महिलाओं को ना करे, और महिलाओं को राजपाट, पूरी विश्व का राजपाट, पूरी पृथ्वी का राजपाट सौंप दे कि अभी आपने एक ही सरकार बनानी है, दूसरी कोई सरकार नहीं होगी इधर, तभी बनेगा कुटुंब। ऐसे नरेंद्र मोदी जी जो मर्जी बोलते रहे, यही नहीं कुटुंब बन सकता है, नहीं कभी नहीं बन सकता है। ये तो सीता माता ही है कोई ऐसा चमत्कार करे। तो आज के मेरे ये एपिसोड थे, आपको सुनने के लिए कॉमेडी की लग रही होंगी, अच्छे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मेरे एपिसोड सुनते रहो, और इनको जो है कहीं मीडिया वाला कोई भी सुनता है तो उनको आगे भी उनको जो बताएं ये जो है फिल्म के बारे में, और अपनी अग्निवीर योजना के जो लाभ हानियां हैं ये भी मैंने आपको बता दी, और ये विश्व किस प्रकार से कुटुंब बन सकता है ये सब। तो जय माता की, जय सीता माता की, जय सीता माता की, जय सीता माता की।